नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में इन दिनों जमीन विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला तो काफी आश्चर्यजनक है, जो आपको पंकज त्रिपाठी की कागज फिल्म की याद दिला देगी। दरअसल फिल्मी अंदाज में ही रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड में उचारिंगा गाँव में रैयतदार प्रेमनाथ सिंह के मामले में हुआ। उनके पिता लोकनाथ सिंह को कागज में मृत घोषित कर उनकी जमीन बेच दी गई। अपने ही परिवार के लोगों ने गलत वंशावली बनाकर कंचन सिंह के वंशजों की जमीन हड़प ली। जाहिर है कि मुखिया और सीओ की मिलीभगत के बिना ये मुमकिन नहीं था। लिहाजा रैयतदार प्रेमनाथ सिंह सीओ पर इस कार्य में मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं और न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, वंशावली में परिवार के शेष लोगों को भी मृत बताकर प्रेमनाथ को बिना वंश के बताकर जमीन को बेच दिया गया। प्रेमनाथ सिंह और अन्य पीड़ितों ने सीओ कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन सीओ ने कुछ नहीं किया, उल्टा जमीन का दाखिल खारिज भी कर दिया। अब प्रेमनाथ और उनका परिवार जाए तो कहां जाए। आज कांग्रेस भवन में जनसुनवाई के दौरान ये तमाम लोग फरियाद लेकर मंत्री आलमगीर आलम के पास पहुंचे थे। पुलवा जो होते हैं नहीं तो कहे नहीं प्लानिंग, और डेमा से पहले हैं कि प्लानिंग का तुम या उस साइड किनारे वाला जो गाँव से क्या डैम का किनारे वाला नहीं, दाहिने साइड से कट ऑफ का मामला है। तो हम बोले कि ठीक है, हम डीसी से उसका संज्ञान लेकर उसको करेंगे। तो यहाँ पर जो रांची का जो आवेदन है, तो वो ऑलमोस्ट जो देखा जाए 10 एकड़ वो जमीन के संबंधित है। उसमें तो पहला यही है कि हम तो विभाग को निश्चित तौर पर करेंगे, इस पर संज्ञान लिया जाए। और जिन लोगों का ऐसा लगता है कि हम ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो हमारे बात तो न्यायालय में जगह है, तो न्यायालय भी उन लोग को जाने के लिए कुछ चीज़ के लिए हम लोग कहा है। और जो हमारी सरकार के लेवल से जो ठीक हो जा सकता है, उसको हम लोग संज्ञान लेंगे। चांडिल डैम के विस्थापित वैसे तो विगत कई वर्षों से अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 7वें चरण के आंदोलन के दौरान वे आज रांची रेलवे स्टेशन से पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे और वहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। विस्थापितों की मुख्य मांगों में पुनर्वास के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना एवं बसाए गए सभी विस्थापितों को जमीन का पट्टा दिया जाना मुख्य मांगों में शामिल है। विगत दिनों भी चांडिल के ये विस्थापित राज्यपाल को अपनी मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट कराने आए हुए थे, लेकिन उनकी मांगों पर कोई पहल नहीं देखी गई, जिस कारण वे अनिश्चितकालीन धरना देने को विवश है। मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने कहा कि मंच के बैनर तले चांडिल डैम के विस्थापित पिछले 16 जून 2023 से चांडिल डैम स्थित पुराना अधीक्षक कार्यालय परिसर में 122 दिनों से अधिक समय से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, परंतु अभी तक विस्थापितों की मांगों को लेकर विभाग एवं सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। जबकि 1 दिवसीय सत्याग्रह धरना प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल के ऑफिस स्टाफ द्वारा कहा गया कि 4 दिनों के उपरांत ही सभी विस्थापितों की समस्याओं को सुना जाएगा। उसके बाद ही विस्थापितों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अधिकार पदयात्रा के साथ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने का निर्णय लिया गया है। आज का मुद्दा नहीं है। 40 साल हो गया चांडिल डैम का निर्माण होकर। इन 40 सालों में समय के साथ राज्य भी बदला, सरकार भी बदलती रही है, लेकिन हमारे विस्थापितों के लिए आज तक झारखंड में विस्थापित आयोग का गठन नहीं हुआ। विस्थापित आयोग गठन नहीं हुआ, हमारे चांडिल डैम विस्थापितों का हक अधिकार भी नहीं मिला। ये लड़ाई चरणबद्ध तरीके से हम सारे लोग लड़ रहे हैं। ये हमारा 7वां चरण है। इससे पूर्व 122 दिन अनिश्चितकालीन हम लोग धरना पर बैठे हुए थे, 122 दिन। लेकिन इस 122 दिन में न सरकार और न ही विभाग कोई भी हमारे साथ सकारात्मक वार्ता करने के लिए नहीं आए। तब हम सारे लोगों को ना अक्टूबर महीना के 1 तारीख को हम लोग चांडिल से पदयात्रा करके, भारी बरसात में पदयात्रा कर हम लोग राजभवन तक आए थे। 3 दिन, 3 तारीख तक यहाँ पहुँचे। 3 तारीख को राजभवन में हम सारे लोगों को ये बताया गया कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी बाहर गए हुए हैं। 4 दिन के बाद आप सारे लोगों को सूचना दिया जाएगा कि कब आप लोग को बुलाया जाएगा। 4 दिन देखते देखते आज 40 दिन होने के कगार पे है, लेकिन हम सारे लोगों को नहीं बुलाया गया, क्योंकि हम लोग का तकलीफ इतनी ज़्यादा है, समस्याएं इतनी ज़्यादा है। इस वजह से हम लोग मजबूर हैं। फिर से इस बार पदयात्रा करके नामकुम से आ रहे हैं और आज से हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। जब तक हमारी मांगों को लेकर, हमारे हक अधिकारों को लेकर जब तक सकारात्मक कोई पहलू नहीं किया जाता है, ये अनशन अनवरत चलते ही रहेगा। इधर बिसरा में हुए रेल चक्का जाम के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल के कई स्टेशनों में ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रेलवे ने इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द कर दिया, तो कई ट्रेनों का परिचालन मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। रेलवे की चरमराई व्यवस्था से आम यात्रियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
सारंडा डेमो पैसेंजर ट्रेन में इलाज के लिए जा रहे एक यात्री को व्हीलचेयर के सहारे मनोहरपुर में ही उतरना पड़ा। बताया गया कि बीमार यात्री उदित महतो चक्रधरपुर से सारंडा डेमो पैसेंजर ट्रेन में सवार होकर इलाज के लिए राउरकेला जा रहे थे। उसके साथ उसकी पत्नी और एक रिश्तेदार भी था, लेकिन जब ट्रेन मनोहरपुर पहुंची तो ट्रेन को रोक दिया गया। पता चला कि आगे बिसरा में रेल चक्का जाम कर दिया गया है। तकरीबन 3 घंटे के बाद रेलवे ने ट्रेन को वापस चक्रधरपुर बैक कर लिया, जिसके कारण ट्रेन को खाली करा दिया गया। बीमार यात्री उदित महतो को व्हीलचेयर में बिठाकर ट्रेन से मनोहरपुर स्टेशन में निकाला गया। इसके बाद उदित महतो को उसके परिजन सड़क मार्ग से राउरकेला ले गए। वहीं सोमवार को चक्रधरपुर प्रखंड के जारकी गाँव में अनियंत्रित सुमो ने आंगन में बैठे लोगों को धक्का मार दिया। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गाड़ी छोड़कर भाग रहे चालक और एक सवारी को ग्रामीणों ने धर दबोचा और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक गोविंदपुर गांव निवासी कोकिल मुखी अपने ससुराल जारकी गांव आया था। वहां घर के बाहर आंगन में इसी गांव की चांदनी मुखी, रानी मुखी, लक्ष्मी मुखी, अमित मुखी के साथ बैठा था। इस दौरान बांझी कुसुम की ओर से तेज रफ्तार सुमो गाड़ी अनियंत्रित होकर आंगन में बैठे सभी लोगों को धक्का मार दिया। इस दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद चालक व वाहन में सवार एक अन्य व्यक्ति की पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि वाहन में बैठा एक अन्य व्यक्ति घटनास्थल से भागने में सफल रहा। इधर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत भारत गौरव ट्रेन से दक्षिण के प्रसिद्ध मंदिरों का भ्रमण कराया जाएगा। ये पर्यटक ट्रेन 11 दिसंबर को कोलकाता मालदा टाउन से खुलेगी, जो न्यू फरका, पाकुड़, रामपुर हाट, दुमका, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर समेत कई स्टेशनों पर तीर्थयात्रियों को सवार होने के लिए रुकेगी। ये पर्यटक ट्रेन दक्षिण के तिरुपति मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का भ्रमण कर 22 दिसंबर को वापस लौटेगी। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए जाने के विभिन्न इकोनॉमी श्रेणियों में अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। वहीं तीर्थ यात्रा के लिए होटल में रहने, खाने, मेडिकल एवं इंश्योरेंस की भी सुविधा दी गई है। भारत सरकार द्वारा पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की गई है। IRCTC के मुकेश प्रसाद ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की गई है, जिसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इससे पूर्व भी IRCTC द्वारा कई बार विशेष ट्रेनों से तीर्थ स्थल का भ्रमण कराया है, जो कि स्टार्ट होगी आपका मालदा टाउन से। ये मालदा टाउन से प्रारंभ होगी और फरक्का, रामपुर हाट, भागलपुर, जमालपुर, जामतारा, धनबाद, बोकारो, रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा और संबलपुर से तीर्थयात्रियों को लेते हुए ये दक्षिण भारत के जो है अपने डेस्टिनेशंस का भ्रमण कराएगी। इसमें जो है जो भ्रमण के स्थल रहेंगे वो है तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन इसमें होगा। और यह यात्रा 11 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर को ये वापस आ जाएगी। इसमें जो है यात्रा में आपको ट्रेन में ट्रेन का टिकट रहेगा, रहने के लिए होटल AC नॉन AC के क्लास के हिसाब से आपको दिया जाएगा, प्लस खाने में शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, 2 टाइम का चाय और प्रत्येक दिन 2 बोतल पानी दिया जाएगा। इसके साथ ही आपके साथ हर कोच में आपको एक टूर स्पॉट रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे और हाउसकीपिंग स्टाफ्स रहेंगे। डॉक्टर ऑन कॉल की व्यवस्था रहेगी। अगर किसी की कोई परेशानी होती है तो अगले स्टेशन पे डॉक्टर को बुलाया जाएगा, रेलवे के डॉक्टर आके अटेंड करते हैं। उसके बाद जो है इसमें आपका ट्रेवल इंश्योरेंस कवर रहेगा, इसके अंदर इंश्योरेंस भी आपका कवर रहेगा। कितनी ये एग्जैक्ट अभी अमाउंट में नहीं बता पाऊँगा, ये ऑफिस बैक ऑफिस में देख के बताना पड़ेगा। जो है आप irctctourism.com पे जाके कर सकते हैं, वहाँ पे सर्च करेंगे भारत गौरव ट्रेन, वहाँ से कर सकते हैं। अगर किन्हीं को ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, 8595904082 पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इसके पूर्व में भी जब से भारत गौरव स्कीम लॉन्च हुई है तब से हमने ये हमारी जो है 8वीं ट्रेन है ईस्ट जोन से, हमारे ईस्ट जोन कोलकाता से ये 8वीं ट्रेन है
और ये आटो ट्रेन हमारा काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा है, काफ़ी पैसेंजर्स का डिमांड है, क्योंकि जिस बजट सेगमेंट में, जिस अमाउंट सेगमेंट में ये जो लेके जाते हैं टूर, और जिस फैसिलिटी के साथ, जिस सुविधा के साथ हम लोग लेके जाते हैं, ये लोगों के अंदर जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस पैदा करती है, उनका ट्रस्ट पैदा करता है कि IRCTC के साथ वो काफ़ी सेफ होते हैं और अच्छे तरीके से वो घूम के आते हैं। आदित्यपुर नगर निगम के नए अपर नगर आयुक्त और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक कुमार ने सोमवार को अपना प्रभार संभाल लिया है। इन्होंने निवर्तमान अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद से पदभार ग्रहण किया। आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय के अपर नगर आयुक्त कक्ष में दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर नए अपर नगर आयुक्त आलोक कुमार ने निवर्तमान अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद से पद ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं को 100% पूरा करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इन्होंने बताया कि जो भी सरकार की प्राथमिकताएं हैं वे नगर निगम क्षेत्र में समय से पूर्ण की जाएगी। वहीं निवर्तमान अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने अपने 3 साल के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नगर निगम वासियों और कर्मचारियों के प्रति आभार जताया। इन्होंने कहा कि जनता और कर्मचारियों के भरपूर स्नेह के चलते इन्होंने सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा किया है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा किया गया। हालांकि नगर निगम का कार्यालय नहीं बन पाया, इसका इन्हें मलाल है, लेकिन इन्होंने उम्मीद जताई कि अब नए अपर नगर आयुक्त की देखरेख में नए कार्यालय भवन का भी शीघ्र निर्माण पूरा हो सकेगा। वहीं नागरिक समन्वय समिति ने नए अपर नगर आयुक्त का अभिनंदन किया। सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, हम लोग उसी पे ध्यान देंगे। बाकी धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। में जो सरकार की प्राथमिकताएँ थी, इससे जो योजनाएँ थी उसको मैंने भरपूर प्रयास किया कि उसको पूरा किया जाए। तो योजना, नई नई योजनाएँ आती रहती हैं या जो योजनाएँ चल रही हैं उनकी प्रगति की समीक्षा मैंने किया, और अब जो है माननीय नए पदाधिकारी ने योगदान किया है। तो अब हमारी शुभकामनाएँ हैं, और आदित्यपुर नगर निगम का एक नया भवन बनना बाकी है जो मेरी प्राथमिकताओं में से एक था, लेकिन वो नहीं बन पाया किसी कारण से। तो हमारे नए पदाधिकारी अब उसको आगे बढ़ाते हुए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 600 तेजस्वनी परियोजना के कर्मचारियों को बीते 10 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन भुगतान नहीं होने से वे लोग आज भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, जिसको लेकर इन कर्मचारियों ने जिले के उपायुक्त से गुहार लगाई है। ये परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त प्रदत्त झारखंड महिला एवं बाल विकास समिति रांची द्वारा झारखंड के 17 जिलों में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की निगरानी में संचालित होती है, जिसके अंतर्गत तेजस्वनी कर्मी पिछले 2019 से पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंड में क्रमशः प्रखंड समन्वयक, क्षेत्र समन्वयक, संकुल समन्वयक, सलाहकार तथा युवा उत्प्रेरक के रूप में CSP ISAP के HR पॉलिसी के आधार पर कार्य करते हैं। लेकिन प्रत्येक कर्मी के मेल में अचानक 25 अगस्त 2023 को परियोजना समाप्ति का पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी समाप्ति के बाद सभी जिले के तेजस्वनी कर्मियों को मानदेय भुगतान कर दिया गया है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले के किसी भी कर्मी को कार्य के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक 10 माह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अब इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे लेकर ये कर्मी जिले के उपायुक्त से भेंट कर मानदेय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग इतना काम किए, 10-11 महीने का हमारा वेतन अभी तक मिला नहीं, और प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया है, जिसके चलते हमें काफ़ी परेशानी हो रही, क्योंकि हम लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। इसके साथ हम लोग को 10 महीना 10 दिन का सैलरी भी नहीं मिला है। हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि मिल जाएगा, तो कब तक मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका कोई ये नहीं। और सारा ऑफिस, सारे सीनियर ऑफिस से गायब है, और किससे हम बात करें। जब हम अपने ISAP के सर से भी बात कर रहे हैं, तो उनको अगर व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, तो हम मजबूर हो गए सर। हमारा 10 महीने का सैलरी मिल जाए, बस इतने ही। हम किस विभाग के लिए आपने काम किया था? हमने तेजस्वनी परियोजना झारखंड महिला विकास समिति की ओर से है हम लोग। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग DC ऑफिस सर के साथ आज वार्ता करने के लिए आए थे। तो DC साहब ने अभी आपको क्या कहा? विमल सर से हमारी बात हुई, विमल सर से हम सहयोग ले रहे हैं, शायद उनसे। DC सर क्या बोले, मिले तो? DC सर नहीं मिले, बोले कि 1 हफ्ता में बुलाया। एक बाद हमें बुलाया गया है, हम आएंगे फिर से।
यही अनुरोध है, हम आप सभी से अनुरोध है कि हमारा वेतन, हमारा जितने कर्मचारी हैं, वहीं ग्राम प्रधानों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रखंड परिसर में सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधानों ने सरकार से सम्मानजनक मानदेय देने की मांग की। पोटका ग्राम प्रधानों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रखंड परिसर में आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम ग्राम प्रधानों ने सरकार से मांग की है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। बताते चले कि वर्तमान में 1000 का मानदेय ग्राम प्रधानों को दिया जाता है, जो नाकाफी है। इसलिए ग्राम प्रधानों को 3000 सम्मानजनक मानदेय के रूप में दिया जाना चाहिए। यदि 3000 रुपये मानदेय नहीं दिया जाता है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष उत्तम सरदार ने कहा कि पेशा कानून के तहत ग्राम प्रधानों को जो अधिकार दिए गए हैं, सरकार को चाहिए कि ग्राम प्रधानों को वे सारे अधिकार दिए जाए और साथ ही सम्मानजनक मानदेय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। से जो पहले हम लोग ग्राम प्रधानों का जो आंदोलन किए थे, वो आंदोलन को और खूब मजबूत करना पड़ेगा। और हम लोग को जो सरकार की ओर से जो हम लोग का सम्मान राशि की जो ये किया था, मान्यता दिया था, वो मान्यता हम लोग लेकर के ही रहेंगे। हम लोग को भले 1000 रुपया हम लोग को दिया जा रहा है, 1000 रुपया हमारे लिए कुछ नहीं है, जो कि सरकार ने ऐलान किया था, घोषणा किया था। और उसमें सचिवालय किसी ओर से भी उसमें 3000 का जो मानदेय का ये दिया था, फाइनल लिस्ट जो फाइनल वाला लिस्ट जो आया था, हम लोग के पास चिट्ठी भी है, सब कागज़ भी है। वही उसी के आधार पर हम लोग आज एकजुटता हुए हैं और इसी एकजुटता को हम लोग पूर्वी सिंहभूम के जो जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों से यही आवाज़ उठाएंगे और हमारे सम्मान राशि को बढ़ाएंगे। और हमारे कार्यशील को भी और ध्यान दिया जाए, जो पेशा कानून के तहत जितने भी अधिकार दिया गया उसको हम लोग कैसे हम लोग ग्राम प्रधान को सशक्त करेंगे, उसके लिए भी प्रखंड हर प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर आरआईटी थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट कॉलोनी रोड नंबर 25 निवासी वृद्ध सीताराम सिंह ने अपने 3 पुत्रों और पोतों के खिलाफ प्रताड़ित कर घर से निकाले जाने का आरोप लगा है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी लिखित शिकायत की, लेकिन आज 3 महीने बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 84 वर्षीय वृद्ध सीताराम सिंह परिवहन विभाग में बतौर टिकट चेकर के तौर पर कार्य करते थे। सेवानिवृत्त के बाद अपने 3 बेटों को घर बनाकर दिया, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव में उन्हें बेटों और पोतों का कोपभाजन बनना पड़ रहा है। बेटों से प्रताड़ित होकर सीताराम सिंह ने प्रशासन से सुरक्षा व जीवन यापन की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनके 3 पुत्र हैं। बड़ा बेटा अशोक सिंह दिव्यांग है, जो पैतृक गांव बलिया उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जबकि मंझला पुत्र विनोद सिंह और छोटा पुत्र संतोष कुमार सिंह ट्रांसपोर्ट कॉलोनी में ही रहते हैं। दोनों पुत्र अपने पिता को रखना नहीं चाहते हैं। वे छोटे पुत्र के यहाँ रह रहे थे, जो अब पिता को रखना नहीं चाहते हैं। छोटा पुत्र संतोष पर वृद्ध आरोप लगाते हैं कि वो उनकी पत्नी का गहना, जेवर और रिटायरमेंट का सारा पैसा रख लिए हैं। आवास बोर्ड का जो घर है वो भी पिता के नाम पर है, लेकिन संतोष सिंह घर के कागजात भी अपने पास रखकर घर से बेदखल कर दिया है। इनके पेंशन का कागज और आधार कार्ड तक अपने पास रखे हुए हैं। ऐसे में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वृद्ध सीताराम सिंह ने पूरे मामले की लिखित शिकायत सरायकेला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत एसडीओ से की है, लेकिन 3 महीने बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इनकी समस्या पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वृद्ध ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप कर इन्हें घर समेत पेंशन संबंधित कागजात वापस दिलाए, जिससे इनका भरण पोषण हो सके। इधर छोटे पुत्र संतोष कुमार ने पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि पिता ने मंझले भाई को संपत्ति में अधिक हिस्सा दिया है। वे मंझले भाई से संपत्ति की मांग न कर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। दीजिएगा, ये बूढ़ा रिटायर किए, एक भाई अपाहिज था, उसका बाल बच्चा मेरे को रख दिया, हम नहीं पालते उसको। नहीं आपको पालना ही है। आपको का कर्तव्य है कि रख दिए तो ठीक, रख ही रहे थे, लेकिन ये ठीक से रहते नहीं है। अच्छा, हमको बैचलर रहते हैं, अपने बच्चे नहीं रहते हैं। आके देखिए, हमको भगा यही है। तो आए, उस घर पर रहते थे, तो वहाँ से बोला कि यहाँ से जाइए। जब यहाँ आए तो ये कहते हैं कि यहाँ क्या करने आए, ये समस्या नहीं है। एक बेटा तो बड़ा वाला विकलांग है, वो घर पर रहता है। उसका लड़का यहाँ है, जो मेरा पोता हुआ, वो भी आए मैं बोलता है। एक ये है सबसे छोटे, माझी लेफ्ट वहाँ है, सब वही है। कोई केयर नहीं करता, कोई नहीं। एक हमारा घर खाली करे लोग, हम बढ़िया से रह सके। हम 32 साल रखे, वो हमको दरवाजा पर चढ़ के गाली देता है, बोलते तुम क्या किया।
हम अपने बाल बच्चे परिवार को नहीं रखे, इन लोग को रखे रह गए। आज होते आपके हमारा एक लड़का कलकत्ता रहता है, एक लड़का यहाँ से डिप्लोमा कर रहा है, दोनों अपने नाना नानी के यहाँ रहता है, औरत भी नाना नानी के यहाँ रहता है। माँ का भी हम ही खाना बनाते थे, हम ही लेटरिन धोते थे, हम ही सब करते थे। पूछिए अगल बगल मोहल्ला को बुला के कि सारा कार्यक्रम हम ही करते थे। अब अगर एक आदमी है उन लोग ले गए तो रख ले, ठीक है भैया तुम लोग 2 कट्ठा रख लो, हमको चैन से जीने दो। और मुसाबरी में JJPSC के तत्वावधान में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट एवं स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के समापन में बतौर मुख्य अतिथि विधायक रामदास सोरेन शामिल हुए। फाइनल मुकाबले की शुरुआत फुटबॉल में किक लगाकर विधायक रामदास सोरेन द्वारा की गई। मुसाबने स्थित काकदोहा में JJPSC के तत्वावधान में 2 दिवसीय स्वर्गीय काकुली मुर्मू मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट एवं स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के समापन में बतौर मुख्य अतिथि विधायक रामदास सोरेन शामिल हुए। फाइनल मैच के दोनों टीमों के खिलाड़ियों से विधायक रामदास सोरेन ने परिचय प्राप्त कर और फुटबॉल को किक मारकर खेल का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुसाबनी प्रखंड के अंचलाधिकारी विजय कुमार महतो, झामुमो के केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रकृति की गोद में बसे काकदोहा में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट काफी रोमांचक रहा। ग्रामीणों ने फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए श्रमदान कर मैदान व सड़क का समतलीकरण किया। विधायक रामदास सोरेन ने ग्रामीणों का फुटबॉल व स्पोर्ट्स के प्रति जज्बा को देखते हुए मैदान के समतलीकरण के लिए खेल योजना बनाने की बात कही। चाहे जितना भी खर्चा हो, इसके लिए यहाँ के ग्रामीणों ने आवेदन कर चुका है और यहाँ फाइल पड़ा हुआ है। आज साथ में BDO कम CO भी मेरे साथ में आए हुए हैं। इनको मैंने निर्देश दे दिया है कि वो फाइल को जल्दी से देख करके जितना जल्द से जल्दी हो ये फोटो हो मैदान के लिए आप पट्टा भी देने का काम करें और मैदान का स्वीकृति भी कराए और यहाँ पर मैं एक अच्छा फुटबॉल मैदान बने जो यहाँ के बच्चे लोग और यहाँ के ग्रामीण लोग फुटबॉल खेल के अलावा इस मैदान को किसी भी प्रकार हर प्रकार से यूज कर सकता है। इसीलिए आज पुनः वहीं खेलो इंडिया खेलों के तहत धनबाद में 28 से 29 अक्टूबर तक चले खेल प्रतियोगिता में किक बॉक्सिंग में पूर्वी सिंहभूम जिले के 13 महिला खिलाड़ियों ने भाग लेकर 14 मेडल हासिल कर जिले का मान बढ़ाया। धनबाद में हुए खेलो इंडिया खेलों प्रतियोगिता का पूरे झारखंड से किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले से 13 महिला खिलाड़ी ने भाग लिया और 11 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर मेडल जीतकर पूरे झारखंड में दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। इस खेल में जिले के विभिन्न स्कूलों से महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें बिग इंग्लिश स्कूल के अदिति ने 1 गोल्ड एवं 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं धनबाद से जीतकर आई महिला खिलाड़ियों का स्वागत टाटानगर स्टेशन में खिलाड़ियों के परिजन द्वारा फूल माला पहनाकर किया गया। इस मौके पर विजेता महिला खिलाड़ियों ने बताया कि मेडल जीतने पर काफी खुशी है। उन्होंने इस जीत का सारा श्रेय अपने कोच और अपने माता पिता को दिया और कहा कि इससे भी आगे नेशनल खेलकर वे लोग राज्य और देश का मान बढ़ाएंगे। वहीं इस टीम के कोच खेला राम ने बताया कि इन खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई है और इस मेहनत की बदौलत ही इन खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर जिले का मान बढ़ाया। मैं पौना साल की हूँ और मैंने किक बॉक्सिंग खेलो इंडिया में 2 मेडल जीता है, 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। और मैंने हजारीबाग और बोकारो, रांची इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की लड़कियों को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और मैं सेमीफाइनल में हजारीबाग की लड़की से हार गई, जिससे मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो यही है और किक बॉक्सिंग में मेरे को आगे और अच्छा करना है। मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे सर और सबसे ज़्यादा मेरे पापा मम्मी की है, मेरे पेरेंट्स की है। ये किक बॉक्सिंग का खेलो इंडिया का गेम हुआ तो इंडिया लेवल से जो चल रहा है, जो पहली बार इस बार किक बॉक्सिंग को मौका मिला खेलो इंडिया में शामिल हुआ है। तो हमारा ईस्ट सिंहभूम परिवार से हमारा कुल 13 खिलाड़ी भाग लिए और जिसमें 2 ऑफिशियल रहे अपने जिन्होंने नेतृत्व किया और पूरा झारखंड में से हमारा इस पर 2nd प्लेस लगा है। और सभी प्लेयर्स में हमारे 13 प्लेयर्स में 14 मेडल आए, जिनमें से हमारा 11 गोल्ड मेडल रहा, 2 सिल्वर मेडल रहा, 1 ब्रॉन्ज मेडल रहा और पूरे जिले में से हमारा दूसरा स्थान हमें मिला। किन किन स्कूल के विद्यार्थी लोग हैं? ये हमारे
सकते हैं ये हमारा कस्तूरबा गांधी स्कूल है, सुंदरनगर में है, यहाँ से है। और बाकी हमारे लोकल हमारे टेलीकॉम हुआ सारे स्कूल के लोग हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको? ये बहुत गर्व की बात है कि एक कोच होने के नाते हमारे खिलाड़ी जिस तरह से प्रदर्शन किए वहाँ पे, गोल्ड मेडल जीतना एक आसान बात नहीं होता है, लेकिन बहुत गर्व फील होता है कि हमने इसको ट्रेनिंग करने का मौका मिला। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।